हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों हमारे पास अब साइंस के पेपर हैं अगला 20 फरवरी को, और हमारे पास डेज हैं 15, 16, 17, 18 और 19। दैट मीन्स वी हैव 5 डेज। आज हमने इंग्लिश का पेपर दे के आना है, तो ये नहीं कि इंग्लिश का पेपर दे के आके हमने रेस्ट कर लेनी है और आज का टाइम खराब कर लेना है। आज से ही हमें तैयारी शुरू कर लेनी है, तब जाके हमारे 5 डेज में सारे चैप्टर अच्छे से हो जाएंगे। बस फर्क कितना है कि आज हमने आसान चैप्टर 2 उठाने हैं, क्योंकि आज हम एग्जाम दे के आए होंगे, थोड़े से थके होंगे, तो आपको रेस्ट करके दो छोटे छोटे चैप्टर्स जो हैं जो पेपर में आने हैं आज हम उसको रिवाइज कर लेंगे। तो मैं आपके पास आया हूँ फुल प्लान लेके कि ये 5 डेज में हम कैसे अपने टाइम का मैक्सिमम यूज कर सकें इफेक्टिव तरीके से। तो आपको पहले प्रॉपर कोई भी चैप्टर हम पढ़ते हैं या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उसका सिलेबस पता होना चाहिए। तो सबसे पहला सिलेबस यदि हम देखते हैं यहाँ पे, तो केमिकल सब्सटेंसेस, नेचर एंड बिहेवियर, दैट मीन्स केमिस्ट्री है। ये केमिस्ट्री आपके 25 मार्क्स के आने हैं पेपर में। उसके बाद बायो, वर्ल्ड ऑफ लिविंग, ये भी आपको 25 मार्क्स के आने हैं। नेचुरल फिनोमिना, इसमें 2 चैप्टर आता है, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन एंड ह्यूमन आई, ये आपके टोटल 12 मार्क्स के आने हैं। इफेक्ट ऑफ करंट, इसमें आपको 2 चैप्टर आता है, एक इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ये दोनों मिला के 13 मार्क्स का आना है। और नेचुरल रिसोर्सेज 5 मार्क्स के आने हैं, वो हमारा नेचुरल रिसोर्सेज का जो चैप्टर है वो इन्वायरमेंट है। तो टोटल हमारे पास लास्ट में जब देखेंगे तो 80 मार्क्स बन रहा है। अब कौन से डे कौन सा चैप्टर करना है तो वो आपके मैं प्लान लेके आया हूँ, और पर डे आपको प्लान के हिसाब से मैं बताऊंगा। जैसे आज हमारा 15 है, तो 15 को आज हमने 2 चैप्टर करने हैं। एक हमने करना है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और एक करना है हमने आवर इन्वायरमेंट। आवर इन्वायरमेंट छोटा सा चैप्टर है, हार्डली 1 घंटे में हमारा रिवीजन हो जाएगा। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट छोटा सा चैप्टर है, इसको 1.5 घंटा लगाओगे तो 2-3 घंटे में हमारे ये दोनों चैप्टर बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे। तो करना क्या है आपको, सबसे पहले चैप्टर की रिवीजन के लिए तो आपको एनसीईआरटी की बुक पहले पढ़ लेनी है, नोट्स रिवीजन करनी है, पीवाईक्यू क्वेश्चंस लगा लेने हैं, और आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं जिसमें आपके डायग्राम हो, फॉर्मूला हो, और उसको आपको पर डे रिवीजन करनी है। अब आपको मैं बताता हूं कि कैसे हमने एनसीईआरटी से पढ़ना है, कौन कौन सी चीज़ों पे हमें ध्यान रखनी है। तो जैसे हमारा पहला चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जो आज हमने करना है, तो हम क्या करेंगे, अपनी एनसीईआरटी की बुक ओपन करेंगे। एनसीईआरटी के बुक पे हम अपने चैप्टर में चले जाते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में जब हम जा रहे हैं तो यहाँ पे आप देखिए, ये हमारे पास मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट ओपन हो गया। अब इसमें हमने क्या करनी है, पॉइंट वाइज आते जाना है। सबसे पहला जो हम देख रहे हैं तो ये है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइन। तो मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइन में हमने सबसे पहले डिफिनीशंस पढ़नी है। ये क्वेश्चंस आपको कई बार एग्जाम में आया हुआ है, जैसे ये आयरन फीलिंग वाले क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है कि द मैग्नेट एक्सर्ट इट इन्फ्लुएंस इन द रीजन सराउंडिंग इट, इसके आसपास वाले जो रीजन है वो मैग्नेट को इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो क्योंकि आयरन जो है वो फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है, और फोर्स जो है एक्सर्ट हो रहा है आयरन फीलिंग के द्वारा इस पैटर्न में। तो रीजन जो है उसके आसपास वो मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, और इसी को हम मैग्नेटिक फील्ड रीजन्स बोलते हैं। तो ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में आप देखोगे तो यहाँ से आपको क्वेश्चंस दिखेगा। फिर अगले पेज पे आओ तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज दी हुई है। आपको ये डायग्राम पता होना चाहिए कि हमारे पास ओपन में करंट जो फ्लो होती है वो नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में जाती है, लेकिन इनसाइड मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ में जाती है। वही चीज़ें यहाँ पे दिया हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है उसके डायरेक्शंस भी होते हैं, मैग्नीट्यूड भी होता है। डायरेक्शन जो है वो नॉर्थ पोल से मूव करता है ऊपर से, और इन साइड में जब हम देखते हैं तो डायरेक्शन जो फील्ड लाइन का वो साउथ पोल से नॉर्थ पोल में जाता है। तो एक एक लाइन आपको एनसीईआरटी में क्लियर दिया, और यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। मैं अभी आपको क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा कि क्वेश्चन कैसे यहाँ से बन रहे हैं। लास्ट में हमें ये दिया है कि नो टू फील्ड लाइंस आर फाउंड टू क्रॉस ईच अदर, कोई भी इसमें फील्ड लाइन जो है वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करता है। अब क्वेश्चन क्या पूछता है कि वाई टू फील्ड लाइन आर नॉट क्रॉस ईच अदर, उसका भी एक्सप्लेनेशन यहीं पे दिया हुआ है कि यदि ये करेगा इट वुड मीन दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन द कंपास नीडल वुड पॉइंट टुवर्ड्स 2 डायरेक्शन। कंपास नीडल यदि इंटरसेक्ट करेगा तो 2 डायरेक्शन देगा, और कंपास नीडल कभी भी 2 डायरेक्शन नहीं देता है, जो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये रीजन हो गया, ये बहुत बार पेपर के अंदर आया हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपको ये पॉइंट पढ़ लेनी है। फिर अगला टॉपिक है आपका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। तो करंट कैरिंग कंडक्टर से कैसे होता है तो इसमें आपको देखनी है। तो यहाँ पे देखो, आपको ये एक बार मैग्नेट है,
कंसेंट्रिक सर्कल है, कंसेंट्रिक सर्कल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शंस को। तो यहाँ पे आपको पॉइंट भी दिया हुआ है कि यदि करंट इंक्रीज करेगा डिफ्लेक्शन भी इंक्रीज करेगा। इस ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि मैग्नीट्यूड जो है मैग्नेटिक फील्ड का किसी भी पॉइंट पे इंक्रीज करता है जैसे जैसे करंट इंक्रीज करेगा। फिर आगे क्या बोला है कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय गिवन करंट इन द कंडक्टर डिक्रीज एज द डिस्टेंस फ्रॉम इट इंक्रीजेज। जैसे जैसे डिस्टेंस यहाँ से सेंटर पॉइंट से बढ़ते जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। तो ये हमें इसमें याद रखनी है। अब कंसेंट्रिक सर्कल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर जो है जितना ज़्यादा बड़ा होगा वो उतना उससे दूर जाते चला जाएगा। तो ये एक्सप्लेनेशन हमें इसमें प्रॉपर दिया हुआ है। अब हम अगले पे आते हैं। ये क्वेश्चंस भी कई बार पेपर में पूछा हुआ है, राइट हैंड थंब रूल। तो ये आपको प्रॉपर डिफिनेशंस पता होना चाहिए कि राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है। तो सपोज करो कि आप एक करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर को अपने राइट हैंड में पकड़ के रखते हो, तो उसमें जो थंब पॉइंट है वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि करंट के डायरेक्शन किधर है। और जो आप अपने फिंगर से चारों तरफ चीज़ों को करंट को मैग्नेटिक सर्किल को इसको पकड़े हुए कंडक्टर को, तो ये जो फिंगर्स है ये फिंगर किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, फिंगर आपको रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन और मैग्नेटिक फील्ड। फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो राइट हैंड थंब रूल भी अक्सर पेपर में पूछता है। अब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट होगा सर्कुलर लूप। सर्कल आप बनाते जाओगे, जैसे जैसे सर्कल बनते जाएगा, ये भी सर्कल ही है, ये नहीं कि ये हाफ पार्ट है, ये कर्व बनते जा रहा है। एक पॉइंट ऐसा आएगा सर्कल का बनते हुए ऊपर से और नीचे से दोनों कि वो स्ट्रेट हो जाएगा। तो वही बोला हुआ है कि स्ट्रेट वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर लूप एंड करंट इज पास थ्रू इट। कितना मैग्नेटिक फील्ड ये लाइन में प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आपको प्रॉपर समझाया हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर डिपेंड इनवर्सली ऑन द डिस्टेंस। वो इंक्रीज कर रहा था तो ये डिक्रीज कर रहा था। सिमिलरली उसी तरह से जब हमारा सर्कुलर लूप होगा तो कंसेंट्रिक सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड है इसके आसपास, और वो उतना ही ज़्यादा होगा जितना हम उससे दूर जाते जाएंगे। तो बाय द टाइम वी रीच एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप, तो हम सर्कुलर लूप के सेंटर पे पहुंचेंगे तो वही जो आर्क था वो क्या बन गया, स्ट्रेट लाइन बन गया। तो यही सारी चीज़ें हमें यहाँ पे दी हुई है। आगे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी आ रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड में दोनों डायरेक्शन डायग्राम पूछता है, फील्ड लाइन का भी और बार मैग्नेट का भी। तो ये पॉइंट आपको याद रख लेनी है। सोलेनॉइड का यहाँ से डिफिनीशन, इलेक्ट्रोमैग्नेट की डिफिनीशन यहाँ पे याद कर लोगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर अगले पे आते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ये डायग्राम आपको प्रॉपर याद रखनी है, फोर्स कैसे किस किस चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, ये सारे एक्सप्लेनेशंस यहाँ पे दिए हुए हैं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ये आपको पढ़ना है। ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल फोर्स कैसे एक्सपीरियंस करेगा ये आप कैसे पता करोगे, तो इस रूल के हिसाब से यहाँ से दिया हुआ है कि अकॉर्डिंग टू दिस रूल द स्ट्रेच द थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर, तीन चीज़ों को आपको स्ट्रेच करनी है इस हिसाब से कि वो तीनों चीज़ें आपस में परपेंडिकुलर हो। फर्स्ट फिंगर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को यदि बताता है और सेकंड फिंगर यदि करंट के डायरेक्शन को बताता है, तो थंब जो है वो मोशन के डायरेक्शन को बताता है। तो हम बोल सकते हैं कि इस कंडक्टर के अंदर फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है। अब ये किन किन चीज़ों में प्रैक्टिकल लाइफ में यूज होता है, तो आपको इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये आपको अच्छे से लर्न कर लेनी है। इसमें इतना इंपॉर्टेंट था, इतना आपको करके ही जाना है किसी भी हाल में। अब आता है हमारा आज का दूसरा चैप्टर, आवर इन्वायरमेंट। तो आवर इन्वायरमेंट में हमने क्या क्या देखनी है। सबसे पहले आपको इकोसिस्टम की डिफिनीशंस यहाँ पे दिया हुआ है। इकोसिस्टम की डिफिनीशंस के बाद आपको प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर, ये सारे डिफिनीशंस यहाँ पे मिल जाएंगे। आपको अच्छे से इसको रीड करनी है एग्जाम्पल के साथ। फिर आपको यहाँ पे फूड चेन और फूड वेव का डिफरेंस याद रखनी है। ये 1% एनर्जी का जो चेंजेज आता है, 1% एनर्जी सनलाइट जो कैप्चर करता है लीव्स के द्वारा, उसको फूड एनर्जी में कन्वर्ट करता है। फिर अगले स्टेप में 10% जाता है। फिर इसी तरह से आपको स्टेप वाइज याद रखनी है। ये डायग्राम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे देखो इकोसिस्टम के अंदर कैसे होता है, सनलाइट ने एनर्जी दिया, प्रोड्यूसर ने रिसीव किया, प्रोड्यूसर से फिर हर्बीवोरस में गया, हर्बीवोरस से कार्निवोरस, कार्निवोरस से सबसे टॉप कार्निवोरस पे जाएगा। तो ये सब डायग्राम आपको अच्छे से बना के पेपर में आपको शो करना है। फिर ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ओजोन लेयर और हाउ इट इज डिप्लेटेड। तो ओजोन लेयर की सारी फॉर्मेशन अल्ट्रावायलेट सन रेडिएशन से कैसे रिसीव करता है, ये रिएक्शंस, ये सारी चीज़ आपको याद रख लेनी है। दो डिफरेंस भी इससे आता है, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। ये दोनों वर्ड याद रखनी है। जो आसानी के साथ ब्रेक हो जाता है और डिकम्पोज होता है उसको बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं, जो डिकम्पोज नहीं होता है उसको हम नॉन बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी आज के दोनों चैप्टर की जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट बता दी है। कल मैं आपको फिर बताऊंगा कि कल के दिन में हमने 16 को क्या क्या करना है। तो प्लान हमारा यही है टोटल।
4 डेज के, 5 डेज के, 15, 16, 17, 18, 19 ये प्लान है। इसी प्लान को यदि आप अच्छे से फॉलो करोगे तो जरूर आपको डेफिनेटली एग्जाम में अच्छा मार्क्स आएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।